मुझे लगता है कि आपने भी कुछ नए साल में रेजोल्यूशन लिया होगा, सबने लिया है, तो क्यों ना हम लोग ये वादा किया जाए और अपने दर्शकों के साथ कि नियमों के दायरे में रहकर अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाएं। इसके हर संभव गुर आपको बताए जाएंगे इस शो में। लेकिन साथ में आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि कई बार होता क्या है कि अक्सर हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं कि जो छूट मिलने वाली होती है वो छूट नहीं भी ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे डिडक्शन मिलते हैं जिस डिडक्शन का हमें पता नहीं होता, कई बार अनजाने में उसे नहीं क्लेम कर पाते हैं। तो कोहली साहब, आप मुझे समझाएं कि टॉप 5 डिडक्शन कौन से हैं जिनको भूलना काफ़ी महंगा पड़ सकता है टैक्स की देनदारी के लिहाज से। जी हाँ लक्ष्मण, अगर हम इसको, आपने जो बात कही उसको दूसरे तरीके से देखें, महंगा तो पड़ ही सकता है, पर ये डिडक्शंस ऐसी हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, तो ये डिडक्शन भूल जाती है। इसको हमने देखा है कि टैक्स पेयर्स लेना भूल जाते हैं। ये डिडक्शंस आम प्रयोग नहीं होती है। जैसे 80C है, वो सभी को पता है, सभी लोग लेते हैं। 80D है, सभी को पता है, सभी लेते हैं। ये जो 5 चीजें हैं ये हमने देखा है कि ज्यादातर भूलते हैं। पहला है 80GG। जिन लोगों को HRA नहीं मिलता है लक्ष्मण, उन लोगों को भी रेंट की डिडक्शन मिल सकती है, 5,000 रुपए प्रति माह, 60,000 रुपए साल का। तो जिनको HRA नहीं मिलता है वो 80GG की डिडक्शन हमने देखा लेना भूल जाते हैं। एजुकेशन लोन पे मैंने देखा है बहुत सारे परिवार एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लेते हैं और 80E के अंतर्गत वो उसको क्लेम करना भूल जाते हैं। तो ये एक गलती और बड़ी भारी रकम होती है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है, खासकर जब आप बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज की फीस वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज जो आजकल हमने देखा है लक्ष्मण, लोग भूल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 80EEB में एक डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक की। उसको मैंने देखा है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल तो खरीद लेते हैं, उसको चार्ज करना भी रोज याद रखते हैं, पर उसकी डिडक्शन लेनी भूल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्पेशल एबिलिटीज के होते हैं। हाँ, मैं यही कहना ही चाह रहा था। कुछ लोग स्पेशल एबिलिटी के लिए बात हो गई, या फिर सेकंड होम लोन होता है, उस पर भी मुझे लगता है कुछ डिडक्शन मिलता है, उसे भी लोग भूलते हैं। क्यों? जी हाँ बिल्कुल, आपने जो दोनों याद दिलाई, मैं वो दोनों ले लेता हूँ। आपने स्पेशल एबिलिटीज जिन लोगों को होती है, जिन लोगों की डिसेबिलिटी है, अगर वो सिवियर नहीं है तो 75,000 तक 80U में डिडक्शन मिलती है। अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक मिलती है। और दूसरे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक घर तो याद रहता है, दूसरे घर की नहीं याद रहती है, हालांकि टोटल लिमिट उसमें 2 लाख की है। तो हमने जब सारी रिटर्न्स को खंगाला लक्ष्मण, सब लोगों से पूछताछ की, बातचीत की, तो लगा ये 5 डिडक्शंस क्योंकि कॉमन नहीं होने की वजह से लोग भूल जाते हैं। तो हमने सोचा आज इन 5 का आपके दिमाग में इनको रजिस्टर कर दिया जाए, जिससे कि आप कभी नहीं भूलें। बिल्कुल, यही टैक्स गुरु की खासियत भी है कि जिन चीज़ों को आप भूल जाते हैं उसे हम याद दिलाते हैं। और याद दिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप टैक्स के नियमों के दायरे में रहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा और काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए और समय समय पर अगले आने वाले एपिसोड में भी हम ऐसी चीज़ें बारीकी आपको बताते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल आया है प्रयागराज से AK मुंगिया साहब का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुंगिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका प्रोग्राम अक्सर सुनता हूँ, बहुत सारे लाभ मैंने लिए भी हैं, ऐसे बहुत एडवांटेज होता है। मेरा ये प्रश्न है कि मैं मकान बेच करके दूसरा मकान लेना चाह रहा था, तो ये इसमें कोई इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के लिए क्या ऐसा कोई रूलिंग है कि मकान पहले खरीद लूं बाद में बेचूं, कितने पीरियड के अंदर बाद में बेच के कैपिटल गेन का एडवांटेज ले सकता हूँ? पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं हम लोग, चूंकि ये सवाल ऐसा है सिर्फ आपके लिए नहीं, कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होता है जब वो घर बेचते हैं, दूसरा मकान खरीदते हैं, तो वहाँ पर उनको कैपिटल गेन्स टैक्स की चिंता सताती रहती है। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको? जी हाँ मुंगिया साहब, बिल्कुल आपने, आपके सवाल का हम हल बता देते हैं और आपके फेवर में हल बताएंगे। बिल्कुल, आप सेक्शन 54 है, आप मकान बेच के अगर मकान ले रहे हैं, तो आप अगर खरीद रहे हैं तो 1 साल पहले भी मुंगिया सा अगर आपने लिया, मतलब जिस डेट को आपने बेचा उससे 1 साल पहले तक अगर आपने खरीदा है और 2 साल बाद तक खरीदा है, तो आप बाकायदा उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप उस पर बना रहे हैं मकान को, तो आपको 3 साल मिलते हैं। तो देखिए, आपकी समस्या का बिल्कुल सोल्यूशन निकल आया। आप पहले बिल्कुल खरीद लीजिए, बाद में बेच दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या सवाल है आपके पास? और जो बेचूंगा इसका पैसा कहाँ रखना होगा? मतलब कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होगा, किसी अलग अकाउंट में, क्या करना होगा? जी हाँ मुंगिया साहब, जो आपने मकान बेचा है उसका पैसा, वैसे तो आप अगर पहले खरीद चुके होंगे
तो उसके अगेंस्ट ऑफसेट हो जाता है। पर अगर बीच में अभी आपने खरीदा नहीं है, अभी आपने बनाया नहीं है, बीच में रिटर्न फाइलिंग की अगर तारीख आ जाती है, तो उसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आप एक बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में उसको खुलवाएं, उसको उस पैसे को वहां पर रख दें, और फिर जब आपकी जो समय सीमा आपको दी गई है उसके अंदर अंदर आप उस पैसे को निकलवा के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये तभी कराना जरूरी है अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट बीच में आ जाती है। अगर नहीं आई है तो आप उस पैसे को कहीं भी अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में तब तक के लिए बाकायदा रख सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अब चलते हैं सिलवासा, जो कि दादर एंड नागर की हवेली की राजधानी है, और वहाँ से अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग फ़ोन करते हैं और टैक्स गुरु से जुड़ना चाहते हैं। कैसा मौसम है वहाँ पे अभी, पहले तो ये बता दीजिए दर्शकों को। सर यहाँ पे काफी ठंडी है और आज तो हवा भी काफी तेज चल रही है। अच्छा। मौसम काफी सुहाना है, ये टूरिस्ट स्पॉट है। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप उस मौसम को एंजॉय मेरा करिए। सवाल ये था कि मेरा भाई है गल्फ कंट्री में रहता है और अराउंड 20 लाख से अराउंड उसका इनकम है, वो अपने मम्मी के खाते में या तो फिर उसके खाते में इंडिया में भेजता है, तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है? एंड सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे फादर के अकाउंट में अराउंड एक मिनट, चूंकि दोनों सवाल अलग अलग होंगे आपको मुझे लगता है, तो पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कोहली साहब से, फिर आपसे अगला सवाल पूछूंगा मैं। कोहली साहब। जी अरविंद जी जो पैसा आपके भाई साहब यहाँ पर भेजते हैं मदर के अकाउंट में, देखिए पैसा आने पर तो कोई टैक्स नहीं है, पर मदर उसको कहीं इन्वेस्ट करती हैं या उसमें से कोई रिटर्न आता है, मान लीजिए उसकी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हैं, तो उससे जो रिटर्न आता है वो अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है अरविंद जी, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। वरना खाली वहां से पैसा आना माता जी के अकाउंट में वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो गिफ्ट माना जाएगा, और गिफ्ट रिलेटिव्स के बीच में सेक्शन 56(2) के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होता है। तो आपके लिए खुशखबरी है, पर उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख से ऊपर हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं अरविंद जी इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। अगला सवाल क्या है आपके पास? सर सेकंड सवाल है कि मेरे फादर के अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो अराउंड 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है एंड प्रॉफिट इज लेस देन 2 लाख समझो है, तो वो शो करना है ITR में और कोई अदर इनकम नहीं होगी? जी हाँ अरविंद जी, बिल्कुल शो करना है। F&O के जो ट्रांजैक्शंस आपके फादर करते हैं, बिल्कुल उसको दिखाना पड़ेगा। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाता है, उसके लिए आपको ITR 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जानते होंगे F&O का जो प्रॉफिट, जो टर्नओवर निकाली जाती है, वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकाला जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ के। अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो परचेज ऑप्शन करते हैं, कॉल और पुट, उसके लिए और नियम है। कॉल और पुट सेल करते हैं तो उसमें प्रीमियम और प्रॉफिट भी जुड़ता है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिखाना होता है। ये टर्नओवर का मेथड है। ITR 3 का प्रयोग करके इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का करिएगा। देखिए आपके पिताजी का भी, आपके माताजी का भी, दोनों का टैक्सेशन यहाँ बता दिया। लक्ष्मण देखिए, इन्होंने पूछा और 3 लोगों का एक साथ समाधान हो गया। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरविंद जी के सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। और अब चलते हैं, दीपेश जी का सवाल आया है। दरअसल ये सवाल आया आनंद सिटी गुजरात से। दीपेश पटेल जी हैं, इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है और इनका कहना यह है कि इनका ग्रॉस इनकम जो है 13,27,760 रुपये है और नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 11,20,609 है। इसमें इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सेक्शन 16 और सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के बाद ये टैक्सेबल इनकम बता रहे हैं, नेट टैक्सेबल इनकम बता रहे हैं। फिलहाल होम लोन नहीं है, लेकिन आगे होम लोन लेने की उम्मीद है, यानी घर खरीदना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि शायद होम लोन लेना पड़ जाए तो ले लूंगा। कंपनी की तरफ से फैमिली के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट रिइंबर्समेंट मिलता है और ITR फाइल करने के लिए कौन सा रेजिम अपनाएं ये जानना चाहते हैं। तीनों जानकारी तो काफ़ी हद तक दे दी है और कई लोगों के मन में इस तरह की उलझन होती है। कोहली साहब जी, दीपेश जी के लिए लक्ष्मण, जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने मन का जो कैलकुलेटर है उसको ऑन करने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे इन्होंने इनकम बताई, मुझे अंदाजा लग रहा था शायद पूछा। जी हाँ, इनके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि न्यू रेजिम ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ये होम लोन लेंगे तो फिर शायद इनके लिए ओल्ड रेजिम, क्योंकि न्यू रेजिम में होम लोन का बेनिफिट और ये चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है कि करीब 4-1 हज़ार रुपए का लक्ष्मण फर्क आएगा, इनको फायदा होगा। अगर अभी जो हालात हैं
उसमें ये न्यू रेजिम में जाते हैं, और जब होम लोन लेंगे